Okay, so let's start. Hi, my name is Shraddha Sharma, and currently I'm an assistant professor at IIS University. And as we all know, कोल इंडिया लिमिटेड का बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट अभी उन्होंने निकाला है, वैकेंसी निकाला है, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए काफी अच्छी पोस्ट निकाली है। एंड हम सब उसके अंदर काफी काफी स्ट्रीम्स के अंदर उन्होंने वैकेंसीज निकाली, जिसके अंदर एमएसडब्ल्यू के लिए जो बच्चे एमएसडब्ल्यू कर चुके हैं उनके लिए भी वैकेंसीज निकाली हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट एक जो मेन फैक्टर है दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट हमें है। हमें इस एग्जाम के लिए 1.5-2 महीने में पूरा प्रिपेयर करना है। तो आप अपने हाथ में ही मान के चलिए कि आपके पास 1 महीना है टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बाकी के जो दिन बचेंगे उसमें आप पूरा रिविजन करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमारे जो हमने पीजी के अंदर पढ़ा, एमएसडब्ल्यू के अंदर या फिर एमए सोशल वर्क के अंदर आपने जो पढ़ा उससे काफी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ ही टॉपिक्स हो सकता है जो आपने नहीं पढ़े हो, वो हम इन इन क्लास में इन क्लासेस में, या फिर अपने जो जैसे ट्राइब स्टेट एंड गवर्नेंस है, तो ये टॉपिक जनरली क्या होता है एमएसडब्ल्यू में नहीं पढ़ाया जाता। ट्राइब्स के बारे में पढ़ाते हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, उनके एक्ट्स के बारे में हमें पता होता है बट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन हमें हर चीज डिटेल में पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी यूनिट्स, अपने चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी। फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर जो भी आप कहना चाहें। तो इसके लिए वैसे तो हम आपको नोट्स पीडीएफ में सर्कुलेट करेंगे, जो कि काफी सारी बुक्स से हमने और करंट अफेयर्स के बेस पे क्रिएट करे हैं खुद। और कुछ मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी जिनकी हेल्प लेते हुए, और एज अ सोशल वर्क स्टूडेंट आपके पास ये बुक्स बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे आपके पास कितने भी अच्छे नोट्स हो, खुद के नोट्स हो, लेकिन बुक्स हमेशा आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पहली बुक है वो है सीएन शंकर राव। सीएन शंकर राव की बुक आती है। उसमें सोसाइटी के बारे में काफी डिटेल्ड वे में उन्होंने समझाया है और बहुत अच्छी लैंग्वेज में उस बुक में बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। जो भी आप समझना चाहें तो वो बुक आपको हमेशा अपने पास रखनी है, आपके वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है। और एक और बुक है सोशल वर्क, स्पेसिफिकली आपने पढ़ा भी होगा, सोशल वर्क फिलोसफी एंड मेथड्स बाय पीडी मिश्रा। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी किताब है। तो वो ये दो बुक्स आप वैसे भी परचेज करके रख लीजिए अपने पास में। हमारे जो नोट्स होंगे वो कंसोलिडेटेड होंगे, हमने काफी जगह इन बुक्स के अलावा भी कई जगह से हमने वो पिक कर कर और वो कंटेंट क्रिएट किया है। तो आप उसके चिंता मत कीजिए कि कुछ मिस आउट हो जाएगा। लेकिन हमें, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो, आपने नहीं देखा, हम वो भी अपने जो हम कंटेंट आपको सेंड करेंगे उसमें वो डालेंगे। तो आप जब इवेल्युएट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे पेपर को, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत ही फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फ्रॉम ओके, इट्स सोशल वर्क मैथड्स, फिलोसफी एंड मैथड्स, सोशल वर्क फिलोसफी एंड मैथड्स बाय पी डी मिश्रा। मैं भी आपको चैट्स के अंदर दोनों बुक्स के नाम बता दूंगी, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन यही कहेंगे कि आप वो बुक लेकर रखें, लेकिन पूरा उस बुक पे रिलाय मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और पूरी बुक पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ आप अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप वो बुक्स को रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारे नोट्स में जो हमने बनाए हैं उसके अंदर वो पॉइंटर्स उस बुक में से भी हैं और काफी जगह से हैं। तो आपको हाल फिलहाल अभी इस पेपर के लिए उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप और कुछ करना चाह रहे हैं और भी एग्जाम्स देना चाह रहे हैं तब आपको जरूरत है। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी, इसमें आप जो हम आपको कंसोलिडेटेड नोट्स देंगे उसमें सीपी यादव क्लासेस के जो नोट्स हैं, इग्नू के नोट्स हैं, वो सब मिलाकर आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप अगर नोट्स भी अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि उसके अंदर जैसे हमारे नेट के अंदर एग्जाम होता है, उसके अंदर आजकल काफी ही उन्होंने जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है, काफी घुमा के वो पूछते हैं। लेकिन ये जो कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम होता है इसके अंदर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे ईयर्स पूछे जाते हैं, आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती है। अगर कोई थ्योरी है तो वो थ्योरी किसने दी है वो पूछी जाती है। कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है वो पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा है। तो ये आपकी जो क्विक मेमोरी है वो इसमें काम आएगी कि आपको सॉर्ट ऑफ एक याद करना पड़ेगा
जैसे हम बचपन में स्कूल के अंदर याद करा करते थे कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये ईयर था या फिर ऐसे हुआ था, ये एक्ट तब आया था, जैसे हम सोशल वर्क में भी नेट में भी करते हैं। तो थोड़ा उस तरीके का आपको वैसा लेंस रख के आपको देखना और वैसे ही पढ़ाई करनी है। ठीक है। सेकंड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हमें सबको पता है, हमने एमएसडब्ल्यू के टाइम पे हमने पढ़ा है। सेम वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सीपी यादव के जो नोट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। हम आपको वो सर्कुलेट करेंगे। एंड इग्नू के नोट्स, अगर आपके पास इग्नू के नोट्स हैं, एमएसडब्ल्यू जनरली लोग जब इग्नू से करते हैं तो वो नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो क्या रहता है कि वो एक नरेटिव वे में रहता है, नरेशन में रहता है। तो हम आपको पॉइंटर्स बना के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के आपको सेंड करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग। सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग ये डायनेमिक प्लस स्टैटिक आपका टॉपिक है। सोशल पॉलिसी, अगर कोई नया अमेंडमेंट अभी आया है, कोई अभी नई पॉलिसी आई हो या फिर कुछ प्लान आया, जैसे नीति आयोग निकालते रहते हैं, कुछ भी कुछ चलता रहता है, तो ये करंट अफेयर बेसिस भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जो प्रोसेस है प्लानिंग का, ये सब हमें लर्न करना पड़ेगा। तो वो ओरिएंटेशन आपका उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। देखिए, आपने जब वो देखा होगा सिलेबस, उसमें एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखा होगा, आपकी क्वालिफिकेशन देखी होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट और गवर्नेंस में काफी फोकस दिया हुआ है। तो उस फोकस के अंदर आप देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट, बार बार कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। तो इस पर्टिकुलर एरिया से काफी सारे क्वेश्चंस आने का चांसेस है, क्योंकि आप यही पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना हमारा जरूरी है कि गवर्नेंस कैसी है वहां पे, कैसे हो रहा है रूरल डेवलपमेंट और उसके क्या पॉइंटर्स हैं। तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से हार्टेडली बिल्कुल लर्न करना है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी आपको पढ़ना है, ये रिवीजन ओरिएंटेड स्टडी है, लेकिन आपको बार बार उसको याद करते हुए पढ़ना है। आपको याद करना है, एक बार आप थोड़ा आपको रटना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, फिर आपको एक बार याद हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सोशल वर्क का मेथड है। तो उसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम चीज, ये थोड़ा स्टैटिक प्लस डायनामिक है, लेकिन ज्यादा डायनामिक नहीं मानेंगे। जैसे हमारे पोस्ट कॉप होता है, तो पोस्ट कॉप के पिछले जो पेपर आया था उसमें पोस्ट कॉप के बारे में काफी पूछा गया था कि आप उसको बिल्कुल एक एक्सपेंडेड फॉर्म में बताइए कि क्या है पोस्ट कॉप का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव फॉर कम्युनिटी प्रैक्टिस। यहाँ पे आपसे थ्योरीज पूछी जाएंगी कि कम्युनिटी प्रैक्टिस की क्या थ्योरीज हैं। तो जनरली क्या होता है एमएसडब्ल्यू के अंदर हम थ्योरीज उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप जब एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनको थ्योरीज ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। तो ये हम ट्राई करेंगे कि थ्योरीज को ढंग से समझ कर और जो कम्युनिटी प्रैक्टिस के अंदर हम अप्लाई करते हैं, जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो वो हमारे एमएसडब्ल्यू में हम पढ़ते ही हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा। लेकिन वो सोशियोलॉजी के अंदर भी बहुत ढंग से पढ़ाई जाती है। तो हम उसी फोकस से उसको पढ़ेंगे ताकि हम समझ पाए कि कम्युनिटी प्रैक्टिस के अंदर सोशल लर्निंग थ्योरी को समझना क्यों जरूरी है, उसका क्या यूज आता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, डिटेल में नहीं जाना। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, तो आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट सोशल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मेजॉरिटी इस टॉपिक की, जो मेजॉरिटी है वो आपकी बेस्ड है पूरा करंट अफेयर्स पे। क्या नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो थोड़ा आपको करंट अफेयर्स भी हम भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी देखना है कि आप रोज अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ मैगजीन का कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेटेड कुछ ईयर्स आप देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं ना, तो उस पर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। गवर्नमेंटल वेबसाइट्स हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इसके अंदर। और सीपी यादव क्लासेस का जो टेलीग्राम पेज है, वहां पे आपसे क्विज रोज शेयर किए जाते हैं, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। पिछली बार में जब नेट पे एग्जाम हुआ था, तो सर ने जो भी नोट्स सर ने सर्कुलेट किए थे, जो भी क्विजेस लिए थे, उसके अंदर से काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वहां नेट में आए थे। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है और नेट आपने ढंग से दिया और आपका क्लियर हुआ है, नहीं भी हुआ है लेकिन आपने ढंग से पढ़ाई करी है, तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि बस आपको अब रिविजन करना बाकी है थोड़ा। आप उसी पूरा लेंस लेके और वही उसी पर्सपेक्टिव को लेते हुए अपनी पढ़ाई बहुत ढंग से कर सकते हैं, और हो सकता है कि भैया आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए, तो उससे अच्छा क्या होगा। नेक्स्ट इसमें कुछ क्या टॉपिक्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे दोबारा इन्होंने दे रखा है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सेम ही है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू सोशल थ्योरीज। देख रहे हैं आप, पहले आपसे पूछा गया था कम्युनिटी प्रैक्टिस के बारे में, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव वो थ्योरीज ही होता है। अब इन्होंने और दिया है कि इंट्रोडक्शन टू सोशल थ्योरीज। तो हमें
कौन सी थ्योरीज हैं, सोशल थ्योरीज है, उनको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो उसके लिए जो मैंने आपको बुक बताई, सी एन शंकर राव की, उनकी बुक बहुत अच्छी है। उनके अंदर उन्होंने बिल्कुल थ्योरीज को बहुत डिटेल में दे रखा है। आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको नोट्स के अंदर सारी थ्योरीज, जितना भी हम उसके अंदर से पॉइंटर्स निकाल पाएंगे, वो उसमें आपको थ्योरीज को समझाएंगे, क्योंकि इतने से कम टाइम के अंदर सारी थ्योरीज को पढ़ना और समझना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको बस पता करना है कि किसने दी है, कैसे दी है, कौन से ईयर में आया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये समझना जरूरी है। थोड़ी हमें आती है, थोड़ी हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज आदिवासी एंड दलित मूवमेंट्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब आदिवासी एंड दलित मूवमेंट्स जितने भी, अब आप देखेंगे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये आदिवासी एंड दलित मूवमेंट स्टडीज और ये सब, तो आपको इन मूवमेंट्स के बारे में पता है। जनरली यूनिवर्सिटीज ये कराती नहीं है, तो इस पे हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हम अच्छे से करेंगे, इसकी भी थ्योरी, इसकी भी प्रैक्टिस। तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ थ्योरीज को याद रखने का। आप अपने कंसोलिडेटेड, या तो आप पूरा जो ऑथर है या फिर जिन्होंने थ्योरी दिया है उनका नाम लिखकर, ईयर लिखकर कहीं अपने आगे चार्ट बना के पेस्ट करिए और उसको रोज देखिए। तो वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आज कल में ही ये आप कुछ करिए, जैसे जैसे नोट्स मिलते जाएंगे और आपको हेल्प आउट होती जाएंगी, चीजें सॉर्ट आपके लिए होती जाएंगी, तो आप वैसे पढ़िए और रोज लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ईयर हमने पढ़ लिया, हमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई नोशन हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करते तो हम ईयर भूल जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। अगर इस एग्जाम में हमने ईयर भूला तो वो हमारा 1 मार्क्स लेके जाएगा। तो हमें ईयर बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइब्स, स्टेट एंड गवर्नेंस। तो देखें कितना मतलब मिला जुला सा इसका सिलेबस है। उन्होंने ऊपर पूछा था रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, अब नीचे पूछ रहे हैं ट्राइब, स्टेट एंड गवर्नेंस की, कैसे ट्राइब्स का जो है गवर्नेंस चल रहा है, स्टेट के अंदर गवर्नेंस कैसा चलता है, कैसा होता है, हायरार्की क्या है, कैसे इंस्टीट्यूशंस है, कैसे काम होता है। तो ये भी हमें पढ़ना है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक एरिया है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा, पहले हमने इतना नहीं पढ़ा है और हमें अब फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड अगेन दलित्स। तो हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमारी, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है जनरली, एक अगर कोई एचपीयू से है तो वहां पे उनका एक जेनरिक ये सब्जेक्ट चलता है। मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाती हूँ मेरे जेनरिक के अंदर। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटी किताब आती है, उसका भी मैं आपको एचपीयू का नाम लिखवा दूंगी, वो मैं दे दूंगी आपको चैट्स के अंदर। बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको समझना है कि इकोनॉमी सोसाइटी से कैसे रिलेट कर रही है, पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट कर रही है। अब जितना भी ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल वर्क हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। इसलिए जो गवर्नमेंट है अब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कराती है, और ये सारी चीजें इतना इंटरलिंक हो चुकी हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया सारी ही चीजों के बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। हमने ये चीज पढ़ी हुई है एमएसडब्ल्यू के अंदर, आपने जब भी पढ़ाई करी होगी, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो आपने ग्रुप बिहेवियर ढंग से पढ़ा ही होगा। ठीक है, और आपको जो हमारी एक जो थ्योरीज रही हैं ग्रुप बिहेवियर की, ग्रुप डायनामिक्स की, वो थोड़ा एक बार मेमोराइज करने की जरूरत है। इंडिविजुअल बिहेवियर में बेसिकली सोशल साइकोलॉजी इसमें हमें पढ़ना है, कि सोसाइटी की साइकोलॉजी या किसी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी कैसे एक ग्रुप को पूरा इन्फ्लुएंस करती है, कैसे एक इंडिविजुअल से एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से सोसाइटी बनती है, और वो सोसाइटी एक बड़े लेवल पे नेशन बन के कैसे एक कंट्री को एक उनका आप बोल सकते हैं कि एक उसकी इमेज कैसी ओवरऑल ग्लोबली वो क्रिएट करती है। तो इस तरीके की बातें हमें थोड़ा ढंग ढंग से समझना पड़ेगा। लास्ट इज पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। अगेन ये एक डायनेमिक टॉपिक है, इसके अंदर आपको वेबसाइट्स की हेल्प आप ले सकते हैं। और पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, जो भी नई पॉलिसीज आ रही है, देखिए क्योंकि अब 2 महीने में पेपर है, तो बहुत ज्यादा तो ये सब पॉलिसीज आ नहीं पाएंगी। तो जितनी भी आ रही हैं, जितना भी पेपर में अभी बात चल रही है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो ओवरऑल हमारा सिलेबस है, बहुत कुछ ज्यादा स्टैटिक ये है नहीं, ना ही ज्यादा डायनेमिक है। तो हमने जो पढ़ा है वो हमारे काम आएगा। 50-50 नहीं, 50-50 तो नहीं, 70-30 का अगर आप रेशो लेंगे कि 70% इसका जो पार्ट है वो स्टैटिक है, हमने जो पढ़ा है वही आने वाला है, लेकिन उसको कैसे रिलेट करना है डायनेमिक की तरफ, तो वो 30% आपका एरिया रहेगा। इस तरीके की पढ़ाई अगर हम कर लेंगे तो हमारे काफी चांसेस है कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।
मैम मुझे पूछना नहीं, बताना था। एक्चुअली ये जो वैकेंसी आई है, मैं उसी एरिया का हूँ। तो जैसे आपने बोला एलिजिबिलिटी और इसमें ये जो स्पेशलाइजेशन मांगा है, तो मैं अपने ये बाकी लोगों को और जो रिकॉर्डिंग हो रही है जो सुन रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कि आपके डिग्री में जैसे आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो जो स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जैसे रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसे लिखा हुआ है, वो स्पेसिफिक टर्म होना चाहिए आपकी डिग्री में। नहीं होता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वो हटा देता वैकेंसी से। और इसका पेपर मैम बहुत इजी आता है। इसका लास्ट ईयर भी कट ऑफ मतलब जनरल के लिए 143 टू आउट ऑफ 200 ऐसे गया था। मैंने पेपर देखा था लास्ट ईयर का, इजी था पेपर। हाँ, पेपर टू देखा था, पेपर वन ने, पेपर टू मैंने देखा था। पेपर वन भी बहुत जनरल आता है और इजी ही आता है। अब आप जैसे ही बता रहे हैं कि आप इसी एरिया के हैं, तो जनरली क्या होता है कि देखिए, रूरल डेवलपमेंट कोई कोई यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता एमएसडब्ल्यू के अंदर। जैसे आप ड्यू में बात करेंगे, ड्यू के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है एमएसडब्ल्यू के अंदर। इनफैक्ट जब मैंने एमएसडब्ल्यू करा था तब भी मेरे टाइम पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। हमारे इलेक्टिव पेपर्स होते थे, उनमें से हमें इलेक्ट करना होता था। तो कोई लेकिन ऐसे वो पर्टिकुलर किसी एक डायमेंशन के अंदर नहीं कराते थे, एमएसडब्ल्यू जनरल कराते थे। तो हमारा रूरल डेवलपमेंट का पेपर होता था। तो जैसे जब ये बात आएगी कि आपका ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन ड्यू में नहीं है। और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में काफी मैंने देखा है, अब होने लगा है वो स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, लेकिन नहीं था, हमारे टाइम पे नहीं था। तो अभी जो बच्चे एग्जाम देने के लिए यस एलिजिबल हुए हैं। यस मैम, मतलब एक्चुअली मेरे एक भैया थे, उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट का ये निकाला था। उनको हाँ जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा दिया था। बोला था कि नहीं, हमको चाहिए ये टर्म स्पेसिफिक लिखा हुआ चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे हम वैकेंसी आपको। और वैसे भी इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है, इसलिए बच्चे हम्म एचआर की तरफ भागते हैं। इसमें हम्म। एमएसडब्ल्यू भी मांगा उसमें, तो एचआर में ज्यादा भरते हैं, उसमें 36 पोस्ट है। अच्छा, तो ये जैसे आप जैसे ये बता रहे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट का एक कोर पेपर चलता है एमएसडब्ल्यू के अंदर। तो क्या उन बच्चों के लिए ये चीज हो सकती है कि उन्होंने कोर में पढ़ा हुआ है? मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर ही अगर उन्होंने पढ़ा है तो तब तो मेरे हिसाब से ये होना ही चाहिए। क्योंकि मेरे भी एक दो मैम लोगों देखिए, ने। मेरा भी एमएसडब्ल्यू है। मैंने किया हम्म। था कि रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी से। तो मैंने अच्छा। इसलिए अपने स्पेसिफिक अपने कॉलेज में एचओडी मतलब, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो एमएसडब्ल्यू मैंने इसी पोस्ट के लिए किया है। मैंने कुछ इसके लिए ही तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने एमएसडब्ल्यू किया था। तो अच्छा। मुझे इसके बारे में जानकारी थी, तो मैंने स्पेसिफिक अपने रिजल्ट में ये चीज लिखवाया था। हम्म। रिजल्ट में एक्चुअली मैंने एचओडी मतलब इसके लिए मुझे 6 महीना परेशान होना पड़ा था। रिजल्ट में नहीं लिखा था, एक्चुअली मैंने एक सर्टिफिकेट इशू करवाया था अपने सर्टिफिकेट कॉलेज से। अंडरटेकिंग आपने उसमें करी? लिखवा के टू हम्म। अंडरटेकिंग करवा के कि मैंने ये किया है। इसके अंदर स्पेशलाइजेशन का मुझे कोर्स का नाम पहले ही पता था, तो मैंने वो लिखवा के उसमें अपने एचओडी सर से और कॉलेज के जो हेड होते हैं वाइस चांसलर उनका और कॉलेज का स्टैंप लगवाया था। वो फिर हम्म। अब ये वैलिड होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा होगा कि आपका किसी भी एक डॉक्यूमेंट जो कॉलेज से इशू होता है उसमें ये चाहिए अच्छा, उनको। ठीक है। तो ये एक जैसे बच्चे स्पेसिफिक अगर चाहिए था बिल्कुल। कोर अगर पढ़ रहे हैं, बच्चे कोर सब्जेक्ट की तरह रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस पढ़ रहे हैं या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने एचओडी से लिखवा लेते हैं और उनका स्टैंप ले लेते हैं, सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग एक ले लेते हैं, तो ये उनके लिए फिर एलिजिबल कर देंगे इस चीज को। हाँ और क्योंकि हाँ हाँ, स्पेशलाइजेशन तो एलिजिबल होता कर नहीं। देंगे। हम्म नहीं, और दूसरा चीज, ये जब फॉर्म भरे होंगे, आप लोगों ने फॉर्म जो भरा होगा उसमें देखा होगा कि एमएसडब्ल्यू का जब भरा था स्पेशलाइजेशन उसमें ही मांगा है, फॉर्म में भी मांगा था। अच्छा। उसमें दिया हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट या फिर ऐसे करके। तो जिसमें आपने क्लिक किया है, जो स्पेशलाइजेशन आपने सेलेक्ट किया, तो वही आपको उसमें सर्टिफिकेट में वो चीज लिखा रहना चाहिए। इसलिए मैंने जो लिखवाया था, इसलिए मैंने स्पेशलाइजेशन वही क्लिक किया है। अच्छा। फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आया होगा, सबको सबको आया होगा। ये अच्छा। चीज जब फॉर्म फिल ये कर रहे थे, इसलिए हम्म। ये मांगता है, इसलिए ये ठीक मांगता है। है। और वैसे एनसीएल आपको 1 महीने का टाइम देता है कि आपको एक हाँ। एफिडेविट बनवा के सबमिट करनी होती है कि मेरे को आप 1 महीने के अंदर अपने कॉलेज से या कहीं से ये चीज लिखवा के दे देंगे, अगर अभी आपके पास नहीं है तो। पर हम्म 1 महीने के अंदर वो बनता नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोगों को हटा देता है, बोलता है कि नहीं। और वैकेंसी वैसे भी कम रहती है इसकी। 6 वैकेंसी जनरल की है, 3 वैकेंसी ओबीसी की है, और दो और एक ऐसे करके एससी एसटी की है। कुल मिला हम्म। के 13 वैकेंसी ही है इसकी। इसलिए बच्चे एचआर की तरफ ज्यादा भागते हैं। क्योंकि जैसे एक मेरे यहाँ पे एक है कम्युनिटी डेवलपमेंट पोस्ट के ही है, सर हैं, मतलब उन्होंने किया, मैंने उनसे बात किया था, इसलिए मैंने ये बताया आपको कि मेरे को जानकारी थी। उन्होंने देवी अहल्या बाई इंदौर से किया था, तो उन्होंने ही मेरे को अच्छा। आइडिया ये चीज दिया था कि तुम अपने कोर्स से जाके अपने एचओडी से अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ऐसे बनवा अंडरटेकिंग। लेना, तो ये चीज फायदा हम्म। करेगी तुम।
नहीं नहीं, और बिल्कुल। पेपर इसका उन्होंने बोला था बहुत इजी आता है, क्योंकि ये हाँ नेट का मतलब, क्योंकि जानकारी अब ऐसे है कि हमारा पोस्ट हम मतलब एमएसडब्ल्यू हमने किया कि जानकारी लोगों की सेवा बिल्कुल। करना, तो ये चीज बताना इन्फॉर्मेशन सबका काम होता है, इसलिए मैंने ये चीज बताया। नहीं और नहीं। स्पेसिफिक मैं तो इसी एरिया का मेरे पिताजी नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड में ही काम करते हैं, एनसीएल में ही अच्छा। काम करते हैं, जी उनकी जी। जिसकी वैकेंसी आई तो मुझे ये चीज पता है। नहीं सिंगरौली नहीं, का हूँ मैं यहाँ का एक्चुअली। और बहुत अच्छी बात है आपने बताया। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अभी अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप बिल्कुल अपने एक एफिडेविट बनवा लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी से, और बन जाएगा। अभी तो टाइम है, 2-3 महीनों के अंदर तो बन ही जाएगा। आप उनको बताइए कि आप ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसा कोई इश्यू ना आए, इससे पहले ही आप ये सर्टिफिकेट बनवा कर रखिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। Hello, madam. हाँ जी। हेलो। Madam, I have done my master degree in rural study, that is rural development, from ओके। Tripura University. हम्म। So I'm eligible to apply, right? This community development. या, यू आर एलिजिबल। You did it as a specialization, na? Then you are eligible. I think there will be no No, problem. we don't have any specializations. That is master degree in rural study only. That is rural Okay. development. Rural development. Okay, then it's relevant, I think. It is relevant But with the eligibility criteria. You have did it in rural studies. yes, rural study. Okay, do one thing. You should also ask your university about the affidavit. आप please convey them whatever problem जो भी हो सकता है। तो ये काफी Hmm. आपको एक प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा कि हम बाद में रिस्क क्यों लें। लेट्स नॉट टेक द रिस्क एंड गो फॉर इट। टेक एन एफिडेविट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, इट विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। डोंट टेक एनी चांस because it's a government Oh, vacancy. I suggest you to please take an affidavit. क्योंकि एनसीएल का इनका कहना मतलब एनसीएल वालों का कहना है कि देयर मस्ट बी अ स्पेशलाइजेशन व्हिच हैव बीन written in the form or the out of the form, you will be have that specialization written in your certificate, any certificate, migration degree, provisional certificate, any kind of certificate, there must be a specialization specific, that specialization name has been written. If that in that in not written in that case, then you should apply for affidavit from your college, so that with the specialization in that course with your HOD sign and a college seal on that. What is your name? मैम अभिषेक। Okay, Abhishek, can you please do one thing? Can you please like share whatever document you have among Okay, ma'am. all the So students so I that have a my yes, ma'am. no, please you. That on after completing my PG, तो मोस्टली तीन तीन सर्टिफिकेट मिलती हैं। डिग्री हम्म। सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो टीसी की तरह या फिर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह माना जाता है। तीन या। सर्टिफिकेट ये मिलती। इसके अलावा मैंने एक चौथा सर्टिफिकेट अपने हिसाब से अपने लिए भाग दौड़ के मतलब ये इशू करवाया था जब मैंने डिग्री कंप्लीट की हम्म। थी तभी, कि मैंने एक एफिडेविट टू हूम करके कंसर्न करके एक फॉर्म होता है, टू हूम कंसर्न करके। ये ज्यादातर कॉलेजेस को पता रहती है पर वो इशू नहीं करते हैं क्योंकि उनको झमेला नहीं पालना होता है। ठीक है, या। इसके लिए क्योंकि पहले ये अपने एचओडी मतलब हेड डिपार्टमेंट को, जैसे आपका एफिलेटेड कॉलेज होगा तो वो अपने वो मेन यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, वो हम्म। वहां से अप्रूव करके आएगा। तो वो चीज, और मेरा क्या था कि मेरा मेन कैंपस था आरडीवीवी जबलपुर से। मैंने ओके। आरडीवी जबलपुर से किया था हम्म। एमएसडब्ल्यू। तो मेन कैंपस था उसका। तो मैंने मेरा एक तरीके से अच्छा था कि मेरा एकेडमिक्स अच्छा था, तो मेरे टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती थी। और एचओडी का क्या होता है कि हर मेरे कॉलेज में या मतलब मैंने ये चीज देखा था कि हर 5 साल में टीचर चेंज हो जाते हैं। हम्म। एचओडी आके चेंज होते हैं हर 5 साल में। हाँ। तो जो मेरे एचओडी उस समय थे, तो मैंने उनके जाने से पहले ही उनसे बात कर लिया था। उनको भी ये चीज के बारे में आइडिया था क्योंकि वो एमएसडब्ल्यू के थे, मतलब मेन उन्होंने हम्म। भी एमएसडब्ल्यू किया था। बाकी जो हमारे एचओडी आते हैं वो सोशियोलॉजी से स्पेशलिस्ट होते एग्जैक्टली। हैं, या। जैसे आपने कहा था। और हमारे वो थे कि उन्होंने एमएसडब्ल्यू किया था, एमएसडब्ल्यू के बाद उन्होंने काफी मेहनत करके एचओडी बने थे। तो उनको आइडिया था। तो उन्होंने अपने साइड से भी थोड़ा सा जोर लगा के, उनका भी ट्रांसफर होने वाला था, और उसके बाद 1 महीने बाद वो ट्रांसफर भी हो गए थे, तो उन्होंने अपने साइड से जोर लगा के गए थे। और उसके बाद फिर मैंने गया था, मैं दौड़ा था, मैं अपने कॉलेज के एचओडी जो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनके पास जाके
पर्सनली बात करके ये इशू करवाया था सर्टिफिकेट। तो उनमें क्या था, मेरे एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ एचओडी के साइन था, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं उनका साइन था, प्रिंसिपल का साइन था, और उसके बाद उस पे कॉलेज का सील था। और स्पेसिफिक आपका स्पेशलाइजेशन, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपको भी एक स्पेशलाइजेशन आपने सेलेक्ट किया होगा। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी सेलेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें चार चार ऑप्शन थे जो मुझे याद है: कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट विद प्रैक्टिस, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट। ये चार आपके स्पेशलाइजेशन थे। तो उसमें से आपको ये सिलेक्ट करके, जो आपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया था, तो उसका वो सर्टिफिकेट मैंने इशू करवाया था, और इसलिए मैंने स्पेशलाइजेशन इसमें ये डाला है। तो आपने जो सिलेक्ट किया होगा स्पेशलाइजेशन अभी फॉर्म में, आपको वही फिल करना होगा। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, जैसे मैम ने कहा, और सबको पता है। तो इन्होंने ये हटा देते हैं, ये देखते नहीं है कि बच्चा सिलेक्ट है, नंबर आपके कितने भी अच्छे आए होंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा देते हैं। क्योंकि आप पेपर निकालोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू राउंड भी होता है एक, उसमें भी स्क्रीनिंग होती है, उसमें काफी बच्चों को हटाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको हटा देंगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज ही अगर जैसे हम ये अज्यूम करते हैं कि बच्चों को काफी का स्पेशलाइजेशन होगा और उनको इस बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि अब शायद होने लगा है। लेकिन जैसे मेरी यूनिवर्सिटी अभी भी नहीं करा रही है और ड्यू का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों को एक एफिडेविट जरूर ले लेना चाहिए। अभी अगर ले लेंगे हो सकता, और सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वही इतना हासिल करते हैं कि वो आकर और प्रिपेयर कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उन्होंने नेट के लिए भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करी ही होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं है इन योर करिकुलम, तो आप प्लीज एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इट विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। सो नाउ आई सपोज nobody of you have any sort of doubt। तो हम स्टार्ट करेंगे अब हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस से। तो हम पहला एक इसको इंटरैक्टिव हम तरीके से चलाते हैं। फर्स्ट है जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी। ये जो हमारी यूनिट है, आप इसमें थोड़ा 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 कंटेंट अपनी तरफ से या फिर जो भी आपने आज तक पढ़ाई करी है, टेक आउट योर नोट्स, एमएसडब्ल्यू नोट्स, और उनको निकाल कर एक बार एक गो थ्रू आप रिविजन चालू करें। हम इसके नोट्स और रिकॉर्डिंग आपको सेंड करेंगे। और आप जो भी आपको आप पढ़िए, उसको अपने रिकॉर्डिंग के हिसाब से पढ़िए, अपने पीडीएफ में से निकाल कर पढ़िए। जो आपके पास नोट्स हैं आप उनको पढ़िए। फिर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक, कोई नोशन आपको समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन ऑलवेज आस्क। अगर आपको कोई चीज को लेके, किसी थ्योरी को लेके, या फिर कुछ भी सोसाइटी को भी लेके कि कौन सी, देखिए ये फर्स्ट वाला जो यूनिट है, इट्स जनरल, इट्स अ जनरल टॉपिक। तो आपको सोसाइटी की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, सिर्फ एक डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। कल्चर की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से राइटर ने, कौन से ऑथर ने, कौन से फिलांथ्रोपिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है। जैसे हमारे ऑगस्ट कोम्ते और इन सब के बारे में जो भी इन्होंने कही है बड़ी बातें, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप इसको लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको नोट्स देंगे तो वही आप उसमें करिए। आप सिर्फ ईयर्स पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर। तो ये हमारा यूनिट, हम अब जो आने वाला आज, या तो हम आज इसको सर्कुलेट कर देंगे आपके बीच में क्योंकि हमारे नोट्स रेडी हैं। फिर आप आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए। टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए। अगर आपको जैसे अभिषेक ने बताया, अभिषेक का अगर आपको लग रहा है कि आप क्लैरिटी नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर या एमएसडब्ल्यू के अंदर, आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो अभी से ही उस काम पे फोकस करिए। इनफैक्ट कल ही जाइए और इस काम को कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वहां पे ऐसा कुछ हो गया तो ये बहुत ही डिसहार्टनिंग होगा और एक बहुत बुरा लगता है फिर। तो ऐसा कुछ ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए आप अभी से मेहनत करिए। तो आप सब कुछ चीजें अच्छी रही तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ प्लीज पूछना है तो आप प्लीज पूछिए। यस मैम। इट वॉज अ वेरी गुड सेशन। और आज सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर पाया, संडे है, सबको कुछ ना कुछ काम रहता है, बट लेट इट बी। और प्लीज फील कनेक्टेड एंड बी इंटरेक्टिव और अच्छे से हार्डवर्क करिए। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो आपको कोई प्रॉब्लम आए
तो टेलीग्राम पे आप पूछ लीजिएगा, मैं कनेक्टेड रहने का ट्राई करूंगी, बिल्कुल मैं कनेक्टेड रहूंगी। इनफैक्ट आफ्टर 5 मैं आपको सारे रिप्लाईज दे दूंगी इवनिंग में। और आप बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना अब मीटिंग एंड करते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर स्टैंड वट एवर यू हैव टेकन। बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई, बहुत बच्चों को ये हेल्प आउट करेगा डेफिनेटली। ये चीज बच्चों के काम आने वाली है। लाइक यू हेल्प एवरीवन लाइक एन एंजल। और बहुत अच्छा आपने, मुझे भी थोड़ा इसमें डाउट था कि रूरल तो सब कुछ मतलब रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमने हमारे टाइम पे पढ़ा था। लेकिन अब एफिडेविट जरूरी है, वो अब पता लगा है। तो प्लीज, बहुत ही आपने अच्छी एक बात बता दी। क्या पता मतलब किसी बच्चे का सिलेक्शन इसी वजह से हो जाएगा अब, क्योंकि उनको एक क्लैरिटी मिल गई। तो सो थैंक यू सो मच। यस मैम। या वेलकम मैम। क्योंकि या मैम वैकेंसी ये क्योंकि ये कोई कॉलेज नहीं देता है एमएसडब्ल्यू में या स्पेशलाइजेशन, सब एग्जैक्टली में या एमएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू इट्स जनरल, एमएसडब्ल्यू इट्स एमएसडब्ल्यू जनरल ये फॉर रहता है। ऑल। पर ये हम्म पर ये इसमें मांगता है, इसमें हम्म मांगता है इस पता नहीं क्यों, पर इनको चाहिए कि स्पेशलाइजेशन। और जब मैंने देखा हम्म कि एक भैया मेरे जो है, खुद मेरे भैया का सिलेक्शन हो के मतलब हम्म निकाल के उन्होंने सब करके फिर मतलब हम्म। हट गए वो, तब मुझे भी ये चीज लगा था। तो इस वजह से मैंने प्रिपेयर पहले से ही किया था, और आपको मैंने बताया मैंने इसी पोस्ट के लिए किया था एमएसडब्ल्यू या चलो, स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने स्टैंड लिया है, और सच में मुझे भी क्लैरिटी मिल गई। अगर मुझसे भी अब कोई पूछता है तो आई बी श्योर अबाउट एवरीथिंग। ओके, चलिए, लेट्स एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। एंड प्लीज पढ़ाई करना अभी से ही चालू कर दो। टेक योर लंच वॉट एवर यू आर टेकिंग एंड देन स्टार्ट। ओके, गुड लक। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।